आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट ईवीएस का बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास से ही 4 सवाल आ जाएंगे यदि इस क्लास को पूरा देख लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि 30 में 30 ईवीएस में सही हो तो प्यारे साथियों आप जरूर बने रहेंगे। और आप चाहते हैं कि जेटेट पास ही नहीं करें, 120 प्लस नंबर आपका है, तो प्यारे साथियों मेरा चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा बताया हुआ गाइडलाइन 50% भी फॉलो कर लेते हैं तो आप 120 प्लस लाएंगे। तो आज का क्लास है जिसका नाम है आवास और आवास के प्रकार। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है साथियों, ट्रिक से थप दिमाग में घुसा देंगे आपको, डरना नहीं है। जो भी सवाल आ रहे हैं एनसीईआरटी पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, जेसीईआरटी जो भी डाटा है, जेसीईआरटी एनसीईआरटी का डाटा है ये, क्योंकि यहीं से सवाल पूछने के लिए बोला गया है। कहां से सवाल आएंगे? तो आपको पता है कि एनसीईआरटी जेसीईआरटी से डायरेक्ट छपा सवाल छपना है, तो वही डाटा हम आपको बता रहे हैं जो टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो क्लास है आपका, देख लीजिए, आवास, आवास के प्रकार, आवास देखेंगे, फिर आवास के प्रकार देखेंगे, फिर देखेंगे गृह सज्जा और सफाई। गृह को कैसे सजाते हैं, कैसे साफ सफाई रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पे है आवास का क्षेत्रीय विविधता क्या है। आवास में जो है विविधता पाई जाती है। स्टेट में देखिएगा तो यूपी में आपका, जम्मू कश्मीर में अलग है, लद्दाख में अलग है। आप देखें कि राजस्थान में कुछ अलग इलाके हैं। तो समझते हैं कैसा है। तो कश्मीर का घर जो है उसको हाउस बोट बोला जाता है, जिसको हम लोग जो 80 फीट जो है लंबा होता है, जो नाव पर, नाव में होता है, ठीक है। नाव को ही क्या बोलते हैं, हाउस बोट बोलते हैं यहाँ पे। और ध्यान रखिएगा, वहां पे जो लकड़ी की नक्काशी से बना हुआ जो घर है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, खत्म बंद बोलते हैं। देखिए, जो लकड़ी के डिजाइन डिजाइन किया हुआ होता है, लकड़ी से, किससे, लकड़ी से डिजाइन किया हुआ जो घर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, खत्म बंद। और जो लकड़ी के नक्काशी नहीं रहेगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, नक्काशी रहित, यानी कि नक्काशी नहीं रहेगा, उसमें नक्काशी नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, डोंगा। देखिए साथियों बहुत इंपोर्टेंट है, क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बकरवाल क्या है? बकरवाल जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले चरवाहा हैं। क्या है बकरवाल? जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में इन लोग क्या करते हैं, भेड़ी बकरी का पालन करते हैं। ये क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब गर्मी के टाइम आएगा तो क्या करते हैं, गर्मी की ओर पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। गर्मी में कहा चले जाएंगे, पहाड़ों तरफ। और फिर जैसे ठंडा आएगा तो नीचे चले आते हैं। प्यारे साथियों कौन है, ये चरवाहा है। बात करते हैं असम के घर कैसे होते हैं। तो असम के घर प्यारे साथियों वहां पे बाढ़ ज्यादा आता है, तो बाढ़ से बचाने के लिए वहां पे क्या होता है, जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचा बांस के घर बनाए जाते हैं। बांस के 10 से 12, और अंदरूनी हिस्सा लकड़ी का बना होता है। याद रखिएगा, बोले कहा 10 से 12 फीट ऊंचा बांस का घर बनाया जाता है। तो असम में बाढ़ ज्यादा होता है, उससे नुकसान ना हो। साथियों आगे देखते हैं, लद्दाख के घर देखते हैं। लद्दाख के जो घर होते हैं वो पत्थर के बने हुए मंजिला घर होते हैं। पत्थर और लकड़ी दोनों से बना होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पत्थर के बने 2 मंजिला घर होते हैं। निचली मंजिला में खिड़की नहीं होता है, ठंडा की वजह से निचला मंजिला में क्या होगा, खिड़की नहीं होता है, नीचे समतल होता है। नीचे क्या रहते हैं, जो पशु लोग रहते हैं, ठीक है। तो 2 ताला घर कहाँ मिलेगा, लद्दाख में, और निचले वाला में खिड़की नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे देखते हैं, मनाली की ओर चलते हैं। मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। मनाली कहाँ है प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे चीजों को। ढालू छत घर, ढालू वाले छत कहाँ मिलेंगे, मनाली में। पत्थर और लकड़ी के दोनों के घर। पूछा जाएगा कि पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ मिलते हैं, और जहां ढालू रहता है, क्या रहता है, ढालू रहता है प्यारे साथियों। तो ढलान कहाँ रहेगा, मनाली में, याद रखिएगा। फिर राजस्थान में बात करते तो मिट्टी के घर रहते हैं, दीवारें मोटी होती हैं ताकि गर्मी वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि पता है कि राजस्थान में जो है अरावली पर्वत सपाट है। क्या है, सपाट है। यहाँ पे वर्षा बहुत अल्प होता है, बहुत कम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी घर रहता है। और छत पर क्या होता है, छत पर जो है पानी का संचय भी किया जाता है। पानी ऊपर जो है टैंक टाइप का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अरावली पर्वत सपाट है, वर्षा कम होती है। राजस्थान में ही थार मरुस्थल है, याद रखेंगे।
ध्यान रखिएगा इस चीज को। चंबल एक नदी है जो राजस्थान में ही सालों भर बहने वाली नदी है, ठीक है। तो मिट्टी के घर रहेगा, दीवारें मोटी होती है ताकि गर्मी का एहसास ना हो, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, वर्षा कम होती है वहां पे, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विशेष प्रकार विशेष आवास, जो कि यहां से एग्जाम आने की संभावना प्रबल है, ध्यान रखिएगा। याद रखिए कि एक छप जाएगा इसमें से, क्या होगा, छप जाएगा ये। इग्लू क्या है, इग्लू। इग्लू क्या है जहां साथियों, एस्किमो जनजाति का बर्फ का बनाया हुआ घर, याद रखिएगा किसका, इग्लू। वीवीआई है, छप गया है आपके एग्जाम में, क्या है प्यारे साथियों, तो एस्किमो जनजाति का, एस्किमो जन जो है, क्या है ध्यान रखिएगा, एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ का बनाया हुआ घर क्या कहलाता है, तो कहलाता है इग्लू, याद रखिएगा, छपेगा, ध्यान रखिएगा। रेबो क्या है प्यारे साथियों, तो लद्दाख की चांगपा जनजाति का घर, तो लद्दाख में चांगपा जनजाति का घर क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेबो। या इसको ऐसे पूछ देता है, देखिए कैसे पूछेगा इस सवाल को, कि चांगपा जनजाति टेंट का बनाया हुआ घर क्या कहते हैं, तो रेबो। दोनों एक ही है, याद रखिएगा, चांगपा जनजाति है, टेंट का बनाया हुआ घर क्या है, वही है रेबो, याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, कुछ पक्षियों का आवास देखते हैं, क्योंकि आपको देखना है कि पक्षियों का भी घर देखना था, आपको आवास के प्रकार देखना था। तो देखते हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पक्षियों का आवास है, जिसमें पहला देखने को कल चिड़ी। कल चिड़ी का घर कैसा होता है, पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाते हैं। तो पूछा जाएगा कि पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला कौन बनाती है, तो आपका होगा कलचिड़ी। अब देखते हैं कौवा की ओर। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन, पेड़ के सबसे ऊंचा डाली पर सबसे कौन बनाता है, वो बनाता है कौवा, याद रखिएगा। घोंसले लोहा का यूज का तार यूज कौन करती है, तो आप लोग इसको कमेंट करना है कि क्या करती है, ठीक है। यहाँ पे जो है कोयल है, क्या है, कोयल। अब कोयल बताना आपको है कि कोयल कैसा बनाता है घर, बताइए। तो कोयल जो है कौवे के घोंसलों के बीच में अंडा देती है। देखिए कौवा बनाता है जरूर, लेकिन अंडा कौन देगा उसमें, कोयल देता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, फागता है, क्या है, फागता है। फागता क्या करता है, ध्यान रखिएगा। फागता जो है आपका क्या करता है, तो फागता का जो है कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है। पूछा जाएगा आपसे कि कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला कौन बनाता है, तो वो फागता है जो कैक्टस के कांटों के बीच बनाता है। अगला जो है बुनकर पक्षी, वीवर वर्ड। वीवर पक्षी क्या है, तो नर पक्षी सुंदर घोंसला बनाते हैं, बनाएगा वो, और एक क्या करती है, मादा है उसमें चयन करेगी, बहुत सारा बनाएगा लेकिन उसमें चयन कौन करेगा कि किस में रहना है, तो चयन कौन करेगा, तो करती है वीवर पक्षी का मादा, ठीक है। नर बनाने में व्यस्त रहेगा। दर्जन चिड़िया क्या है, अपनी चोंच से पत्तों को सिकर घोंसला बनाते हैं। तो पूछा जाएगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपने चोंच से पत्ती को सिकर घोंसला बनाता है, तो आपका होगा दर्जन चिड़िया। इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। फिर अगला जो देखते हैं, गृह सजा और सफाई। गृह सजा और सफाई में देखते हैं, पहला जो यहाँ पे है वो है गृह सजा और सफाई में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला है हरा डिब्बा, कचरा प्रबंधन कैसे करते हैं, घर को सजाने के लिए साफ सफाई का जरूरी है, तो कचरा प्रबंधन कैसे करते हैं, तो गीला कचरा जो रहता है वो रहता है किसमें, हरा डिब्बा में। तो हरा डिब्बा में कौन सा रहेगा, गीला कचरा। और ये जैव निम्नीकरण यानी खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। पूछा जाए कि जैविक खाद बनाने में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हरा डिब्बा का इस्तेमाल करते हैं, गीला कचरा। नीला डिब्बा में क्या रहता है, सूखा कचरा रहता है, जो रिसाइकिलिंग नया वस्तु को निर्माण करते हैं। नीला डिब्बा में रहेगा वैसा सूखा कचरा जिससे कोई वस्तु नया बना देते हैं। अब जो यहाँ पे देखते हैं साथियों, अगला TR क्या बनाते हैं, TR की बात करते हैं। TR जो है वो बताता है कि कैसे हमको ये पर्यावरण में चीजों को सुरक्षित रखना है, कैसे स्थिर रखना है जो फ्यूचर में काम आ सके। एक आर, 3R में एक राज से होता है R से रिड्यूस। रिड्यूस माने होता है कम करना, क्या होता है, कम करना, कोई भी चीज उसको क्या करना, कम उपयोग करना, ठीक है। फिर एक R से होता है रीयूज, पुनः उपयोग करना, क्या करना, पुनः उपयोग करना ही क्या कहलाता है, रीयूज। फिर रिसाइकल होता है जिसको पुनः चक्रण करना, पुनः उसको दूसरे चीज में ढाल देना, वस्तु में निर्माण कर देना। तो 3R से, एक R से रिड्यूस है, एक R से रीयूज करना है, दोबारा एक से रिसाइकल कर देना है। याद रखिएगा, तीनों चीज से पूछ सकता है आपका। यहाँ पे है साफ सफाई के महत्व।
मलेरिया किससे होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से, याद रखिएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है? मलेरिया, जो आप जानते हैं कि मच्छरों से फैलता है। डेंगू जो है वो भी किससे होता है? तो डेंगू पता है आपको कि आसपास के जल जमाव हो जाता है, वहां से डेंगू उत्पन्न हो सकता है। तो डेंगू किससे होता है? तो एडिज मच्छर से, याद रखिएगा। डेंगू किससे होता है? एडिज मच्छर से। प्यारे साथियों आगे देखते हैं। एक बहुत इंपोर्टेंट क्लास का एक सवाल है साथियों, वीवीआई कर लीजिए, ये आपके छप जाएगा। ये छपने वाला सवाल है। केचुआ, केचुआ क्या होता है? किसान का मित्र होता है, मिट्टी को उपजाऊ करता है। क्या करता है? मिट्टी को उपजाऊ करता है, याद रखिएगा। मिट्टी को जो है उपजाऊ कौन करता है? किसान का मित्र होता है। जो देखते होंगे आप, जिसको जोगटी हम लोग बोलते हैं, जिसको मछली फंसाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, वही जोगटी। अच्छा है, आपका किसान का मित्र हो, जहां पे रहेगा उसको क्या करेगा? मिट्टी को ओला करता है। मिट्टी को क्या करता है? ओला करता है। मिट्टी को क्या करेगा? ओला करके उपजाऊ बनाता है। प्यारे साथियों याद रखेंगे इस चीज को। फिर है पश्मीना बकरी। कभी जभी तो फंस जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पश्मीना बकरी है या भेड़ है। तो पश्मीना क्या है? तो पश्मीना प्यारे साथियों ये भी वीवीआई कर लीजिए, रट जाइएगा। पश्मीना बकरी है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो आपका है, लद्दाख में 5000 मीटर ऊंचाई पर ही पाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में मिलेगा। और कितना ऊंचाई पे? 5000 मीटर ऊंचाई पे ये पाया जाता है। इसका जो है ना, साधारण जो ऊन होता है उसे 6 गुना ज्यादा गर्मी एहसास दिलाता है, 6 गुना। लेकिन ये भारत में यूज नहीं, ये निर्यात हो जाता है, विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है। ऊन साधारण से 6 गुना गर्मी देता है आपका है, इसलिए इसका निर्यात हो जाता है विदेशों में। याद रखिएगा, कहां पर निर्यात हो जाएगा? विदेशों में हो जाता है इसका। चलिए आगे देखते हैं। हाथी के बारे में देखते हैं प्यारे साथियों। क्या है हाथी? हाथी जो डेली है 100 केजी पत्ता खा लेता है। हाथी का कितना क्षमता है? वो डेली 100 केजी तक खा सकता है। साथ ही ये 2 से 4 घंटा ही सोता है। कितना सोता है? 2 से 4 घंटा। साथ ही पूछा जाएगा कि झुंड का नेतृत्व कौन करता है हाथी लोग का? तो बुजुर्ग हाथनी होता है, वही नेतृत्व करता है। ध्यान रखेंगे हाथी से, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी अंडे देने का समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर। तो पूछा जाएगा कि मधुमक्खी का जो है अंडा देने का समय कब होता है? तो आप देखेंगे यही होता है। सेरीकल्चर क्या होता है? याद करिएगा, आप लोग कमेंट करें कि सेरीकल्चर में क्या करते हैं। कमेंट करना आपको है कि सेरीकल्चर में क्या करते हैं, याद रखिएगा, इसको कमेंट करेंगे आप लोग। साथ ही बताइएगा छत्ता जो है, रानी मधुमक्खी जो है छत्ता में कौन अंडा देती है? तो रानी मधुमक्खी क्या करती है? अंडा देती है। कला संस्कृति की ओर चलते हैं साथियों। कला संस्कृति में क्या है देखिएगा, यहाँ पे कला संस्कृति में है कि ध्यान दीजिए, सोहराई आपका जो है झारखंड का क्या है? आपका एक चित्रकारी है। हजारीबाग की दीवारों पर चित्रकारी होता है ज्यादा, खासकर जो है जनजाति समुदाय उसको घरों को सजाने के लिए चित्रकारी करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। फसल कटाई के समय होता है और पशु पर्व से संबंधित है। क्या है? पशु पर्व से संबंधित कौन है? सोहराई, याद रखिएगा। सरहुल फूल आप जान रहे हैं, सरहुल आपको पता ही होगा। अगला जानते हैं कोहबर चित्रकारी। कोहबर चित्रकारी जो प्यारे साथियों है, कोहबर चित्रकारी में कोह मने का होता है गुफा, और बर मने क्या होता है? दूल्हा। तो याद रखिएगा, ये पूछ देता है कभी कभी, ध्यान रखेंगे। कोह मने क्या होता है? गुफा, और बर मने दूल्हा। फिर अगला है अल्पना या रंगोली। अल्पना या रंगोली क्या है? तो ये आपका है चावल के घोल से फर्श को सजाना। तो पूछा जाएगा कि चावल के घोल से फर्श को सजाते किससे हैं? तो आपका हो जाएगा अल्पना और आपका इसका, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला प्यारे साथियों, बहुत इंपोर्टेंट क्लास है, 4 सवाल इससे क्लास से ही आ जाएंगे, याद रखेंगे। अब याद रखिएगा, एजुकेशन है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, ना वो तो पूछे रह जाएगा। अब आप पहले घर का इंसान होंगे, जो आप एग्जाम में नौकरी नहीं लेंगे, टॉप करेंगे प्यारे साथियों, रैंक आपका आएगा। ध्यान रखिएगा, जो हम बता रहे हैं उतना कर लेते हैं तो आपको कोई डर नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी जेसीईआरटी से सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। रेशम का कीड़ा में बात करें, मादा उसकी गंध से पहचान लेता है। पूछा जाए कि किसकी गंध से? मादा गंध से पहचान लेगा कीड़ा को, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य है, पहला जानवर कौन सा मानव द्वारा पोसा गया था? तो कुत्ता।
अब पूछा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। श्वेत क्रांति का किससे है? दूध से है। ध्यान रखेंगे, टेक्निकल इश्यू हो गया है प्यारे साथियों, तो आपको डरना नहीं है। श्वेत क्रांति का किससे संबंध है? तो आपको पता हो जाना चाहिए कि आपका दूध से है। और याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड 1970 में लागू हुआ था, जिसके जनक थे वर्गीज कुरियन साहब, जो आप पता होना चाहिए कि उस अमूल दूध पीता है, जिसका उसी समय से जो कहने के उसके क्रांति उसमें आ गया है। और आपका विशेष रूप से जो है दूध में उत्पादन में बहुत ज्यादा बढ़ा है। और खासकर पूछा जाए आपसे कि दूध उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो आपका जवाब होगा कि दूध उत्पादन में सबसे आगे जो है आपका वो है यूपी। याद रखिएगा, यूपी वही धरती जहां कृष्ण जो है राधे कृष्ण जिनका जन्मभूमि है, वहीं पे मथुरा, वहीं पे वृंदावन है प्यारे साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इलाके में ही जो है हमारे रामायण रामायण महाभारत के जो भागवत का जो पाठ है, जो जीवन को एक आज 3000 साल पहले ऐसे चीजों को बता के चले गए हैं, जो लोग को मोटिवेट होने के लिए बेहतरीन टिप्स उसमें उन्होंने बताए हैं। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। इन्वर्टर ऑन करिए तो तब इससे क्या करता है? लाइन आ गया, फिर कट गया लाइन आके ना। वो कटना हो गया तुमने सुनो। चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं, इसमें आवाज है ना, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे आप लोग, हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट देखने वाले हैं। फैक्ट से क्या है प्यारे साथियों? पहला जो है कि पहला जानवर किसको पाला गया मानव द्वारा? तो कुत्ता को। अब सवाल बनता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। और वर्गीज कुरियन जो है, वर्गीज कुरियन द्वारा ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था, जो दूध से संबंधित है। दूध के उत्पादन में क्रांति आ गया था। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में सबसे आगे है। वही भूमि है, कृष्ण भगवान की भूमि है। मथुरा वृंदावन यूपी का धरती है प्यारे साथियों, वहीं पे जो है ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। श्वेत क्रांति, श्वेत होता है दूध, श्वेत क्रांति जुड़ा हुआ है, वर्गीज कुरियन जनक है। सांप जो है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, सांप जो होता है, सांप को बारे में थोड़ा जान लीजिए। सांप जो होता है वो उसको सुनाई नहीं देता है, वो कंपन से सुनता है, आवाज को नहीं सुनता है, कंपन से सुनता है। याद रखिएगा कि सांप सुनता है तो नहीं, कंपन से सुनता है। वो बीन से सूंघना या महसूस करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि कंपन से कौन सुनता है? सांप। अगला है कि पक्षी जो आपका है आंख की पुतली को घुमा नहीं पाता है, घुमा नहीं सकता, इसलिए गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं उन लोग हैं, ठीक है। वाले हैं कि आवास जो होता है इसमें दो तरह के मुख्य रूप से होते हैं, एक जल स्थल पर निवास करते हैं और एक जल में निवास करते हैं। तो अब देखते हैं दोनों को एक एक करके प्यारे साथियों, स्थलीय और जलीय सभी चीजों को। तो स्थलीय और जलीय दोनों को देखते हैं। पहला स्थलीय है, जिसमें देखते हैं स्थलीय जो है इसे आगे 4 भागों में बांटा गया है, जो बढ़िया से बताएंगे। पहला घास स्थल, पर्वतीय स्थल, घास स्थल में रहते हैं, कुछ पर्वत स्थल में, मरुस्थल में और वन स्थल में। चलिए देखते हैं आगे इसको और बढ़िया से। जलीय में 2 चीज है, समुद्र में रहते हैं लोग जीव और तालाब में जीव रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि घास स्थल जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। घास स्थल एक होता है जो होता है पहला उष्णकटिबंधीय घास स्थल। पहला क्या होता है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल होता है, जो आपको पता है कि हमारा ग्लोब जो होता है 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसके दोनों तरफ होता है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ क्या होता है? उष्णकटिबंधीय। यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होती है और आपका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। यहाँ पे भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ पे जीव जंतु की बात करें, हाथी रहता है, जेबरा रहता है,
जिराफ रहता है, यहाँ पे हिरन रहता है, तेंदुआ आदि। इसके प्रमुख जो घास स्थल है ध्यान रखिएगा, पहला है घास सवाना प्रकार का घास कहाँ पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि उष्ण है, गर्मी यहाँ पे रहता है। तो उष्ण सवाना है जो अफ्रीका में रहता है। सवाना कहाँ है, तो अफ्रीका में है। सवाना कहाँ है, तो अफ्रीका में है। प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे, सवाना कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। दूसरा कंपोज है, कंपोज कहाँ है, तो ब्राजील में घास है। कंपोज कहाँ है, तो ब्राजील में है। फिर पूछा है कि लानोस कहाँ है, तो वेनेजुएला या कोलंबिया बोलते हैं। पूछा है कि लानोस घास का मैदान कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। पैर से तो ध्यान रखेंगे इसको। फिर यहाँ पे है पार्कलैंड। पार्कलैंड कहाँ है, तो अफ्रीका का ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंट आपका ये तीनों है ज्यादा। सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राजील में है, और लानोस वेनेजुएला में है। चलिए शीतोष्ण वाला देखते हैं। शीतोष्ण ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेयरी की बात करें, प्रेयरी घास का मैदान यूएसए कनाडा मिलता है। कहाँ मिलता है, प्रेयरी यूएसए और कनाडा में। फिर पूछे पंपास कहाँ है, तो अर्जेंटीना में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट, डायरेक्ट पूछ देता है कि पंपास घास का मैदान कहाँ है, तो आप जवाब देंगे कि सर अर्जेंटीना में है। फिर पूछे कि स्टेपी कहाँ है, तो एशिया और यूक्रेन में। स्टेपी कहाँ है, तो एशिया यूक्रेन। फिर पूछे कि वेल्ड कहाँ है, तो वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में है। पूछे कि वेल्ड घास का मैदान कहाँ है, तो पहले आपका जवाब होगा कि साउथ अफ्रीका में है। फिर पूछे कि डाउन्स कहाँ है, ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डाउन्स घास का मैदान बहुत पूछा जाता है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अब अनस्थलीय निवास स्थल देखते हैं। अनस्थलीय निवास में क्या है, तो यहाँ पे है पर्वतीय स्थल में देखेंगे तो शिमला है, मनाली है, नैनीताल है, सब कैसे हैं, पर्वतीय नगर है। फिर मरुस्थल में बात करें तो नागफेनी, कैक्टस यहाँ मुख्य वनस्पतियां हैं। उसे मरुस्थल में कौन से हैं, तो आपका जवाब होगा कि नागफेनी, कैक्टस। फिर अगला है वन स्थल। यह 5 प्रकार के मुख्य रूप से दर्शाए गए हैं, जो आपको बता रहे हैं। वन स्थल 5 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला आपका देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसको वर्षा वन भी बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय वन को क्या बोलते हैं, सदाबहार वन भी बोलते हैं। और जो आपके इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वृक्ष वर्षा होती है। यहीं पे रोजवुड, महोगनी, आबुनस डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। रोजवुड, महोगनी कहाँ पाएगा, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। फिर यहाँ पे विषुवत रेखीय क्षेत्र में पास पाया जाता है। पत्तियां चौड़ी होती है, याद रखिएगा। पत्तियां कैसे पाई जाती है, चौड़ी चौड़ी, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जीव जंतु में एनाकोंडा सांप जो है विश्व का सबसे विशाल सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही मिलता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि विश्व का विशाल सांप जो है वो कहाँ मिलता है, तो आपका जवाब होगा कि सर जवाब है कि विश्व का सबसे विशाल सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही मिलते हैं। अगला है प्यारे साथियों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यहाँ पे वर्षा जो होती है 150 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, या इससे कम होती है, ज्यादा नहीं। मुख्य वृक्ष यहाँ पे साल, सागवान और बांस मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पे, साल, सागवान, बांस। मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। अब याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि सागवान के पेड़ सबसे ज्यादा किस राज्य में मिलते हैं, तो उसका एनसीईआरटी का डाटा प्यारे साथियों है सागवान का पेड़ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। विषुवतरेखीय वन की बात करते हैं। विषुवतरेखीय वन कहते हैं या भूमध्य सागरीय वन। ये यहाँ पे वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। वृक्ष और झाड़ी दोनों मिलेंगे यहाँ पे। मुख्य वृक्ष है यहाँ पे जैतून, कोर्क और ओक है। अब अगला है साथियों टुंड्रा वन, बहुत इंपोर्टेंट है। जो विशेषता है कि यह क्षेत्र हमेशा बर्फों से ढका रहता है। पूछा जाए कि कौन सा वन जो हमेशा बर्फों से ढका रहता है, तो आपका जवाब होगा सर टुंड्रा वन। गर्मी में जो है यहाँ पे गर्मी के थोड़े समय में मॉस और लाइकेन मिलते हैं। पूछा जाएगा कि मॉस और लाइकेन गर्मी के मौसम में कहाँ दिखते हैं, लाइकेन और मॉस यही टुंड्रा वन में, याद रखिएगा। वायु प्रदूषण का संकेतक कौन है, यही लाइकेन है। वायु प्रदूषण का संकेतक कौन है, यही लाइकेन है। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी को किसको बोलते हैं, कवक और शैवाल की कड़ी कौन है, तो यही लाइकेन है। वायु प्रदूषण का संकेतक कौन है, लाइकेन है।
चलिए पर्वतीय वन की बात करते हैं। तो विशेषता पर्वतीय वन का है, माउंटेन फॉरेस्ट का, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष और शंकुधारी वृक्ष यहाँ मिलते हैं। तो कैसे? चौड़ी पत्ती वाले और शंकुधारी वृक्ष कहाँ मिलते हैं? तो शंकुधारी वृक्ष मिलेगा पर्वतीय वन में। अन्य वनस्पतियों में बात करते हैं तो कंटीली वन में बात करते हैं तो यहाँ पे कैक्टस मिलेगा। कंटीली वन में क्या मिलेगा? कैक्टस। फिर बात करते हैं मैग्रो वन, बहुत इंपोर्टेंट है साथियों। मैग्रो वन जो दलदली क्षेत्रों में मिलता है, जहां पे दलदली क्षेत्र हो। और मुख्य वृक्ष यहाँ पे सुंदरी वृक्ष है और ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मिलता है। ये बात करते हैं मैग्रो वन, सुंदरवन डेल्टा जो है, याद रखिए सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलता आपको है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष मिलते हैं और दलदली क्षेत्र में पाया जाता है मैग्रो वन। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, दो घटकों में इसको विभाजित किया जाता है। एक पहला होता है साथियों जिसका नाम है एक जैव घटक और एक देखिएगा अजैव घटक। दो घटक देखेंगे, जैव और अजैव। जैव में होता है जो जीवित चीज इसमें रहेगा, सजीव रहेगा। अब अजैव देखेंगे उसमें निर्जीव रहता है। तो जैव में कौन कौन देखेंगे? पहला उत्पादक। तो उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। पूछा जाए कि प्राथमिक उत्पादक कौन है? प्राथमिक उत्पादक कौन है? तो पेड़ पौधे ही है, उत्पादक कहलाते हैं साथियों, याद रखिएगा। और उपभोक्ता कौन होता है? जो इससे आगे के उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता में पहला होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। कौन कौन होता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होता है। तो पहला प्राथमिक में होता है सभी शाकाहारी जीव आ जाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन? सभी शाकाहारी, गाय, हिरण, ये सब रहेगा, ठीक है, बकरी। द्वितीयक में आता है जो मांसाहारी जीव केवल आएंगे, जैसे कि बाघ, शेर और चीता। तृतीयक में कौन आता है? सर्वाहारी जीव, जैसे मनुष्य। मनुष्य दोनों में आता है। पूछा जाए कि मनुष्य कहाँ पे आता है? तो याद रखिएगा प्राथमिक में भी आएगा, द्वितीयक में भी आएगा, क्योंकि मांसाहार जो है ये दोनों तरह के आहार को लेता है। पेड़ पौधों को भी शाक सब्जी के रूप में, मांस को भी खाता है। तो मनुष्य किस में आता है? सर्वाहारी में आ जाता है। अब बात करते हैं अपघटक की बात करते हैं साथियों। अपघटक में बात करें जो पृथ्वी का सफाई कर्मी है। पृथ्वी का क्या बोलते हैं? इनको सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि मरे हुए सड़े गले पदार्थ को कौन खाते हैं? यही अपघटक खाते हैं। जैसे कि कोई जीव जंतु मर गया, कोई आप देखते हैं पशु पक्षी मर जाते हैं तो उसमें कीड़ा लग जाते हैं, तो सब क्या है? बैक्टीरिया है। तो उदाहरण बैक्टीरिया, कवक, ये सब क्या है? तो याद रखिए कि ये सब क्या है? पृथ्वी का सफाई कर्मी है, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं अपघटक, डिकम्पोजर बोलते हैं। आगे देखिएगा अजैव घटक में बात करें तो अजैव घटक में देख रहे हैं यहाँ पे जिसमें भौतिक कारक आते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश। पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। याद रखिएगा ऊर्जा का स्रोत, पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है, जिसे हरे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में जलवायु आता है, इसी में प्रोटीन आता है, इसी में कार्बोहाइड्रेट आता है, O2। जो निर्जीव है, याद रखिएगा जो निर्जीव चीजें जितने भी हैं वो सभी चीजें अजैव घटक में आते हैं। यहाँ पे जो है नोट गिद्ध के बारे में। गिद्ध मरे सड़े गले पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं, जिनको अपघटक या सफाई कर्मी कहते हैं, ठीक है। गिद्ध की संख्या घट रही है प्यारे साथियों। आपको एक दवा था जो इन पे ज्यादा प्रभाव पड़ता था, उस दवा को बैन भी कर दिया गया है, याद रखिएगा। अधिवास की बात करें तो अधिवास में ध्यान रखिएगा, अधिवास डोमिसाइल से होता है, सेटलमेंट। जैसे कि आप पलामू से हैं, गढ़वा से, रांची से हैं, बोकारो से या धनबाद से, तो आपका डोमिसाइल से है। उसी प्रकार डोमिसाइल में कुछ जानने की बातें हैं। पूछा जाए कि अधिवास की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पल्ली है। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी का डाटा है प्यारे साथियों। अधिवास की सबसे छोटी इकाई क्या है? पल्ली है। और ग्राम को क्या बोलते हैं? पल्ली आपको बोलते हैं। और नगर में क्या बोलते हैं इसको? पुरवा। ग्राम में पल्ली और नगर की पुरवा। अधिवास दो रूप से मुख्य रूप से बांटते हैं। पहले ग्रामीण अधिवास में बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या है? पल्ली। सबसे छोटी इकाई ग्रामीण का पल्ली है। यहाँ पे ग्रामीण प्रतिरूप में बात करें तो यहाँ पे गांव, नदी, नहर के किनारे बसे रहते हैं ये सब चीजें। अगला है तारा प्रतिरूप। क्या होता है? ये होता है कई दिशाओं में सड़कों आकर मिलने रहते, कई दिशाओं के सड़कें आकर मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वो तारा प्रतिरूप। ब्लू स्ट्रिंग क्या होता है? समुद्र तट के किनारे वाले गांव जो होते हैं वो ब्लू स्ट्रिंग होते हैं। फिर चकोर प्रतिरूप। चकोर कहाँ होगा? तो मरुस्थलीय गांव में। चलिए अगला शहरी अधिवास की बात करें, नगरीय में,
तो नगरीय पूर्वा अधिवास की लघुत्तम इकाई है। पूछा है कि अधिवास की लघुत्तम क्या इकाई क्या है शहरवाला में, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे पूर्वा बोलते हैं। जनसंख्या के आधार पर कुछ वर्गीकरण किया गया, उसको ध्यान रखिएगा। इस गांव में जो है 500 लोग रहते हैं, कस्बा में 500 से 10,000 लोग, और नगर में 1 लाख से अधिक, महानगर में 10 लाख से अधिक। आप यहाँ पे सन नगर में नगरीय विकास होता है, एक कंटिन्यूअस अर्बन एरिया होता है। मेगा लोपोलिस क्या होता है, जहां पे नगर के 50 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है। यहाँ पे कुछ जनजातियां हैं, उसको ध्यान रखते हैं। जनजातियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि सैंपन जनजाति कहां मिलती है, अंडमान एवं निकोबार में। फिर पूछा जाएगा आपसे कि लुसाई जनजाति प्यारे साथियों, तो मिजोरम में। लुसाई कहां, मिजोरम में। लेप्चा जनजाति सिक्किम में, एक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में। संथाल झारखंड में। झारखंड की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनजाति कौन है, संथाल है। संथाल सबसे बड़ी। उरांव सेकेंड, थर्ड में मुंडा और 4 में हो। कोल कहां है, मध्य प्रदेश में है। प्यारे साथियों ये हम लोग का टॉपिक था। तीसरा टॉपिक था आवास और आवास के प्रकार, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट 4 सवाल इससे आ जाएंगे। इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं प्यारे साथियों, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ईवीएस में आपको आने वाला है। डरना नहीं है, आप हमसे जुड़िए या किसी से जुड़िए, लेकिन जरूर जुड़िए। और आप देखते हैं किसी से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि इस बार का जेटेट आसान रहेगा, अगला जेटेट थोड़ा टफ होगा, क्योंकि 40,000 शिक्षक भर्ती आपको आ रहा है। इस जेटेट में फेल कर गए तो आपको जेटेट, आपको शिक्षक भर्ती में आप फॉर्म ही नहीं भर पाइएगा। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जोहार। अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहें, क्योंकि आपका फ्यूचर आज ही जो करेंगे वो कल का फ्यूचर होगा। जय हिंद।